जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कल बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए और बंगाल के साथ और 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनके भी नतीजे आ गए। असम में भाजपा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है और बंगाल में टीएमसी का जो है वो सुपड़ा साफ हो गया। आप सब जानते हैं इस बात को। दक्षिण के राज्य में स्टालिन जो थे डीएमके के, उनकी सत्ता उखड़ गई। केरल में वामपंथियों की सत्ता उखड़ गई और पौंडीचेरी में जो स्थिति थी वही बनी रही। लेकिन हम बात करेंगे झारखंड को लेकर। और झारखंड का स्टेक चूंकि असम और बंगाल में था, हमारे मुख्यमंत्री और यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने असम में चुनाव लड़ा। करीब 16 सीटों पर उसके उम्मीदवार थे। आखिर आखिर में 21 पर उसने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। नाम वाम कटते बटते 18 बचे थे, बाद में कुछ और टेक्निकलिटीज की वजह से 16 बच गए थे। तो 2 उम्मीदवार उसके दूसरे नंबर पर हैं और कुछ उम्मीदवार तीसरे नंबर पर भी आए हैं। और इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज। हेमंत सोरेन बंगाल में भी गए थे टीएमसी के लिए प्रचार करने। तो क्या फलाफल निकला? जेएमएम के लिए क्या उपलब्धियां हासिल रही? और इन चुनावों के बाद जो कांग्रेस के खिलाफ बंगाल में भी थे हेमंत सोरेन और असम में भी थे, तो इनका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि तलखी रिश्तों में अभी से नजर आ रही है जेएमएम और कांग्रेस की। तो इन सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह जी। और जी, लगातार सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों की वजह से भी इनको लोग फॉलो कर रहे हैं और अपनी इनका एक अपना ओपिनियन है, अपना एक स्टैंड है और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो शशि जी, आपका स्वागत है जनमन की बात में। काफी दिन बाद एक बार फिर हम लोग साथ में बैठे हैं। तो अभी आपने सुना मैंने क्या कहा, तो ये आप क्या देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हासिल क्या रहा? असम चुनाव जहां वो लड़ रहा था, बंगाल की बात अभी बाद में करेंगे। असम चुनाव का हासिल क्या रहा जेएमएम के लिए? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये आसाम गए क्यों थे। अब झारखंड में मतलब ये दूसरी दफ़ा ये सरकार में है, तो स्वाभाविक सी बात है लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो अब एक क्षेत्रीय दल अपने आप को राष्ट्रीय दल बनने की कोशिश में जो मतलब जो ज़रूरी शर्तें होती हैं उसको पूरा करना होता है कि दूसरे राज्यों में भी आपको ठीक-ठाक वोट मिल जाए, कुछ 4% या समथिंग का कुछ है ऐसा। तो इसमें इसी दिशा में अपने आप को कोशिश करने के लिए ये आसाम गए थे और ठीक मुझे लगता है शायद आखिरी आंकड़ा 1.16% इन्हें आसाम में वोट भी मिला, जिसे कि ठीक ठाक ही कहा जाएगा। मतलब अपनी उपस्थिति इनने दर्ज कराई है। तो इनकी पहली कोशिश थी इस पे ठीक है, कोई सीट नहीं मिला या कोई बहुत मजबूत नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि उनको नोटिस किया गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनका पहला आसाम कैंपेन सफल माना जाएगा कि अपनी उपस्थिति जी। दर्ज करा दी उतने बड़े वोट की संख्या में। अगर आप 1% भी वोट लाते हैं तो ठीक ठाक बात है। अब रही बात जी। बंगाल की। बंगाल में ये लगातार देखा जाए तो झारखंड के अंदर में बिहार मिलेगा आपको, झारखंड के अंदर में उड़ीसा मिलेगा, झारखंड के अंदर में बंगाल भी मिलेगा। लेकिन झारखंड कभी भी बिहार में नहीं है, कभी भी उड़ीसा में नहीं है, उसी तरह से झारखंड कभी भी बंगाल में नहीं है। ये एक बार फिर से साबित होता है। बिहार के जी। चुनाव में भी हमने देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में मतलब इनके सहयोगियों ने कोई एंट्री नहीं दी थी। तो इस बार तो चलिए खैर, इनने पहले ही बोल दिया था कि हम वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ दीदी के समर्थन में हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीनों जो बगल के राज्य हैं, यहाँ इनकी कोई उपस्थिति नहीं है, ये साबित हो जाती है। जी। तो लेकिन जब उपस्थिति नहीं है और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो गांडेय से विधायक हैं कल्पना सोरेन, ये दोनों वहां प्रचार करने भी गए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप चाहते हैं कि हम एक राष्ट्रीय दल बने, विस्तार करें, वोट परसेंटेज बढ़ाएं, तो आप असम चले जाते हैं जहां माइग्रेटेड आदिवासी है। और सिर्फ झारखंड के नहीं, देश के अलग अलग भाग्यों से चाय बागान में जो काम करने के लिए आदिवासी मजदूर ले गए थे वहां पर ब्रिटिश ब्रिटिश जमाने में, वो लोग भी हैं। लेकिन बंगाल का जो इलाका, जो खास करके जंगल महल का इलाका है, जो जिसमें जो मिदनापुर डिवीजन है, जिसमें करीब 55-56 सीटें हैं, वहां आदिवासी बड़ी संख्या में है, वहां कुर्मी बड़ी संख्या में है, जिनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं झारखंड में। वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि वहां अच्छा प्रोस्पेक्ट था, संभावनाएं बेहतर हो सकती थी। तो आपको क्या लगता है वहां कांग्रेस को समर्थन नहीं करना, खुद चुनाव नहीं लड़ना और ममता बनर्जी को समर्थन देने के पीछे क्या है? क्योंकि अगर आपको वोट परसेंटेज चाहिए तो आपको तो चुनाव लड़ना होगा। अगर अपने बगल में नहीं लड़ के आप
उसको पार करके एक ऐसे सीमावर्ती असम में जाकर चुनाव लड़ते हैं, जहां गिनी चुनी आबादी है। इसके पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हेमंत सोरेन इस वक्त कई नावों में एक साथ सवारी कर रहे हैं। अब इसमें जैसे कि ममता बनर्जी से इनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, तो वहाँ पर उनने फाइट ना करना एक इनका निजी निर्णय हो सकता है। तो और विपक्ष की जो राजनीति है, उसमें ममता बनर्जी अब ठीक है हार गई कल, वो अलग बात है, लेकिन एक मजबूत वॉइस तो बनी ही रही हैं, और उन इनका स्नेह लगातार एक दूसरे के प्रति बना रहा है, तो हो सकता है उसके सम्मान में उनने कुछ ऐसा सोचा होगा। और ऐसा राजनीति में कोई ऐसा सम्मान नहीं होता है, और सम्मान की बात जहां तक थी, तो जहां पावर आप शेयर कर रहे हैं झारखंड में आ रहा कांग्रेस हूँ के साथ, इसमें उसके इसमें खिलाफ तो आप चुनाव लड़ ले रहे हैं। नहीं बता रहा हूँ, तो इसमें इसमें जो 2-3 नावों की सवारी वाली जो मैंने बात कही ना, तो ये कई नावों में एक साथ सवारी कर रहे हैं। अब भले ये दूसरी बार मुख्यमंत्री अभी हैं लगातार, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में भी इनका कोई बहुत ही डिसाइसिव वोट बैंक नहीं है। ये लगातार दोनों बार को भी मिलाकर देखें तो ये कोई 22-23% ही जेएमएम का वोट प्रतिशत रहा है। हाँ, और और कोalition की गवर्नमेंट चला रहे हैं। पॉलिशन के गवर्नमेंट की वजह से ही हैं, अकेले दम पे ये बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पर इनको संतुलन बना के चलने की ज़रूरत है। अकेले-अकेले की बात करें तो बीजेपी यहाँ लगातार बड़ी पार्टी है, 33-34% की भागीदारी उसकी झारखंड में हमेशा रही है। और उनकी अपनी फूट जो मतलब कुर्मी वोटों के लिए जो आजसू उनका एक पार्टनर हुआ करता था, है अभी भी, लेकिन उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे। एक बार अलग हो गया, दूसरे बार में साथ आए तो एक दूसरा उसके लिए निकल गया, एक कुर्मी वोट बैंक के लिए एक दूसरी पार्टी आ गई नहीं, तो इसकी वजह से डैमेज हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी यहाँ पर मजबूत दावेदार हमेशा से रही है। इस वक्त ये कांग्रेस के साथ मिलकर के भले ये सरकार लगातार दूसरी बार बनाने में सफल हैं, लेकिन ये मतलब अकेले के लिए कुछ है नहीं इनके पास, और मतलब इनको कांग्रेस को भी समझा के रखना है। और बीजेपी वहाँ इनके नाक में दम किया हुआ है। इनको लगातार इन लोगों की शिकायत है कि केंद्र की सरकार हमें सहयोग और समर्थन नहीं दे रही है। तो हो सकता है उस स्तर पे भी बार्गेनिंग चलती है कि भाई ठीक है, मतलब हम लोग विरोधी खेमे में होते हुए भी लेकिन जो ज़रूरी समर्थन है केंद्र की तरफ से वो हमें मिलना चाहिए। पिछली बार वाले समय में अगर देखें तो बहुत ही तल्ख रिश्ते थे, इस बार वो तल्खी ज़रूर घटी है। तो ये घटी है तो क्यों घटी है? तो ज़रूर कोई ना कोई बैक चैनल, कोई ना कोई इस तरीके के तालमेल हो रहे होंगे। कुछ लोग तो आसाम में इनके जाने को भी उसी बैकडोर चैनल के टॉक और उस तरह के रिश्तेदारी ही कह रहे थे। तो एक साथ ये ममता बनर्जी से भी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, अंदर खाने में बीजेपी को भी मदद पहुंचा रहे हैं। आसाम में अगर हम लोगों ने जो पहले कहा कि अपने विस्तार को छोड़ दीजिए, अगर व्यवहारिक बात जी। कीजिए तो ये 1.5% इनने किसका खाया? मतलब जो भी 1.25% के आसपास ये किसका खाया? अपने ही सहयोगी कांग्रेस का खाया। तो कुल मिलाकर जी। के एक समय में 2-3 लोगों को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सच्चाई को ये जानते हैं कि अकेले दम पे हम कुछ भी नहीं है। पिछले 1.5 साल से बहुत ही मतलब हावी होकर के इन लोग गठबंधन में हावी रहे हैं। कांग्रेस वालों ने भी इनको पूरा मतलब सहयोग किया है। तो कुल मिलाकर के मतलब हेमंत सोरेन की आगे की राह उतनी आसान नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऑफलाइन चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ असंतोष चल रहा है अपने ही मंत्रियों के को लेकर के, सरकार के जिस तरीके से उनके तालमेल हैं उसको लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता है। भले सरकार सरकार तो ये अभी तो सीटों के हमेशा नंबर से से चलती है, सरकार हाँ सीटों के नंबर से चलती है, तो सीट के नंबर्स तो अभी इनके फेवर में हैं, लेकिन वोट प्रतिशत इनके फेवर में नहीं है। नहीं, ये तो हम लोगों ने देखा भी है, झारखंड का इतिहास जो बनने के बाद से रहा है कि जब जब विपक्षी पार्टियां या गैर भाजपा दल अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो भाजपा को फायदा हुआ है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को ही मिली हैं। और इस नाते जेएमएम को भी ये पता है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी, आरजेडी अलग लड़ेगा और जेएमएम अलग लड़ेगा, तो फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन इसके बावजूद जो रिश्तों में तल्खी दिख रही है, और एक दूसरे को जो जो हैसियत बताने की जो कवायद चल रही है, जैसे असम में आप लड़ गए कांग्रेस के खिलाफ, या बंगाल में आपने टीएमसी का प्रचार किया, बजाय इसके कि कांग्रेस का करते जो आपके आपका अलायंस पार्टनर है। तो इससे कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है ना, इससे कयासबाजियां भी हो रही हैं कि झारखंड में भी हो सकता है कि कांग्रेस सरकार से बाहर हो जाए। लेकिन ये हेमंत सोरेन को भी पता है कि अगर कांग्रेस सरकार से बाहर हो जाएगी और अलग अलग चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस, जिसका वोट बैंक लगभग जेएमएम के जैसा ही है, वो भी तो आखिरकार अल्पसंख्यक और आदिवासी
और मुस्लिम वोटों पर टिकी है। जेएमएम का भी जनाधार वैसा ही है लगभग। कुछ ओबीसी वोट जो स्थानीय मूलवासी वोट है उनको मिलते हैं। तो अलग-अलग लड़ेंगे तो फिर तो वही स्थिति बनेगी। फिर बीजेपी को तो बैठे बिठाए फायदा होगा। और अगर हेमंत सोरेन बीजेपी की तरफ झुकाव अगर रखते हैं, तो भी उनको नुकसान होगा क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही उनको वोट मिल रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि सबको साधने की कोशिश है, तो एक जो कहावत है कि "एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए", तो कहीं ऐसा ना हो कि सबको साधने के चक्कर में ममता बनर्जी वाला हाल हो जाए। क्योंकि ममता को भी हमने देखा है जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थी, उसके बाद से वो कभी बीजेपी की तरफ सहानुभूतिपूर्ण रवैया दिखाती रही, कभी उसके खिलाफ आक्रामक दिखाती रही। तो इन सब खेल में आखिरकार देखिए 10-15 साल के बाद उनकी सत्ता चली गई। तो यही क्या झारखंड में भी होने जा रहा है? क्या इस तरह की संभावनाएँ आपको दिख रही हैं? कल आपने एक तस्वीर डाली थी जिसमें कि झारखंड को आपने भगवा सागर के बीच में आइलैंड जैसा दिखाया था। जी, जी, जी। अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात हो रही है। एक कांग्रेस में अभी दो धारा चल रही है राजनीति की कि एक था कि लगातार बीजेपी को उन लोगों ने अपना दुश्मन नंबर एक बना करके लगातार किसी न किसी क्षेत्रीय दल से साझेदारी कर करके वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो इसका उनको कोई बहुत फायदा हुआ नहीं। जहाँ जहाँ भी वो किसी क्षेत्रीय दल के पीछे गए वहाँ पिछला बन गए। तो उनके भीतर से भी एक ये धारा निकली कि हमें भले हमको नुकसान हो लेकिन हमको अकेला चलना चाहिए जो हमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्षेत्रीय दलों से वो अब धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एकदम से दूरी नहीं दिख रही है, लेकिन उनकी जो रणनीति है वो क्षेत्रीय दलों को फ़ायदा नहीं पहुंचाने की है। हमने बिहार में देखा कि तेजस्वी की रणनीति जो थी वो कांग्रेस की वजह से डिरेल हुई है। तो इसमें सहयोगी बन के उन लोगों ने तेजस्वी को कमज़ोर किया है। उसी वही शंका मुझे यहाँ भी दिख रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये कोई ऐसी चाल चले कांग्रेस जिससे कि हेमंत कमज़ोर होंगे। इसका फ़ायदा अगर अभी वैसे भी देखा जाए तो पूरे देश भर में क्षेत्रीय दल अपने लगभग क्षेत्रीय दलों की राजनीति जो है वो एकदम अपने अवसान पे है। सबसे बड़े दो मजबूत जो वॉइस थे इस बार कल ध्वस्त हो गए, स्टालिन और यहाँ पर अपने ममता बनर्जी। अब जी। सबसे प्रमुख वॉइस के रूप में इकलौते अब हेमंत सोरेन ही बचे हैं जो सत्ता में है। उधर मतलब अखिलेश एक ठीक ठाक अभी भी सीटों की संख्या के साथ हैं लेकिन वो सत्ता में नहीं है। तो यहाँ पर हेमंत कमज़ोर होंगे तो जो स्पेस क्रिएट होगा ना विपक्ष का, वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस के पास चला जाएगा। ठीक है, जो भाजपा से जुड़ा हुआ जो मतलब वोट बैंक है वो कांग्रेस को भले ना आए, लेकिन एक कंसोलिडेशन तो होगा। जो खाली जगह तो कभी भी राजनीति में खाली जगह रहती ही नहीं है। जब क्षेत्रीय दल नहीं रहेंगे तो उस जगह को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही भरेगी, ये भी तय बात है। तो यहाँ पर अब भले सब कुछ अभी ठीक ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आगे की जो हेमंत सोरेन की लड़ाई है ये सर्वाइवल की लड़ाई होगी। बहुत संभल के यहाँ से उनको देखना होगा। यहाँ इनका कोई दोस्त नहीं है, सारे दुश्मन हैं, ये समझना होगा। जी, और उनके पास अभी उतनी मजबूती नहीं है। सिर्फ 22-23% वोटों के साथ आप खेल आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस इधर अगर आपने देखा जी। भी होगा 7 डेढ़ साल में ये अपनी छवि समावेशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबके साथ चल सकने की मेरी क्षमता है, ऐसा वो उनकी मैसेजिंग है और वो उसमें वो कामयाब होते दिखे भी हैं। सबके साथ उनने टॉकिंग टर्म्स डेवलप कर लिया है, यहाँ तक कि बीजेपी से भी उन्हें टॉकिंग टर्म्स डेवलप कर लिए हैं। अब ग्राउंड पे चूंकि उनकी बहुत ही दोनों अलग किस्म के हैं तो इसलिए एकदम से साझेदारी जैसी बात तो मतलब वो सिर्फ गॉसिप वाली बात हो जाती है। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति के अब आखिरी ही अ, ये स्तंभ बचे हैं। तो अब इनको देखना है कि तो अभी आगे की इनके लिए आगे की भाजपा राजनीति एक ही बचती है। मैं इसको जोड़ता हूँ। भाज इनके लिए आगे की जी। राजनीति एक एक स्पेस अभी बचा हुआ है कि जैसे हेमंत सोरेन जैसे प्लेयर को उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासी सिर्फ झारखंड में नहीं है, पैन इंडिया बहुत बड़ी संख्या है, वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह। अगर ये आदिवासी राजनीति को ठीक से साधते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आने की कोशिश करते हैं, जो मुझे इनकी मंशा दिख भी रही है, तो इनकी राजनीतिक जो जीवन है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। वरना अभी जो राजनीति चल रही है ये इनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन देखिए देश में कोई आदिवासियों का सर्वमान्य लीडर भी हो जाए, वो भी क्योंकि आदिवासी ठीक है, हेमंत सोरेन अपने इलाके में सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन जिस तरह से वो सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो सरना जो शब्द है, वो देश के बाकी आदिवासी तो सरना शब्द से कनेक्ट नहीं करते हैं। राजस्थान का भील हो या फिर
ये लक्षद्वीप का हो या लद्दाख का बौद्ध हो, वो इससे कनेक्ट नहीं करता है। तो आदिवासियों के लिए एक समान कोड के लिए सिर्फ सरना कोड तो मुझे नहीं लगता कि इससे उनको कोई देशव्यापी कनेक्ट मिलेगा आदिवासियों का। ये थोड़ा हास्यास्पद आपको नहीं लग रहा है कि 1 तारीख को अपनी जो जनगणना का जो सबसे पहले माननीय राज्यपाल और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी एंट्री की। अब वहाँ जी। पूछा जाना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपना धर्म क्या लिखा? सरना तो था नहीं वहाँ पे। तो जब अपने लिखने और ये वो भी जानते थे, यहाँ प्रशासन में हैं, वो जानते हैं कि चीज़ें कैसे चलती है। जब यहाँ अब जनगणना शुरू हो गई है, अब इस वक़्त तो ये लेटर का तो कोई मतलब नहीं बनता है। पहले ही आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। सवाल तो ये बनता है ना कि सर उस दिन आपने क्या भरा था अपना? जब आप अपना अब नहीं, तक कुछ भी भर चुके हैं और उसके बाद किसको बरगला रहे हैं? और सिर्फ जनगणना वाले कॉलम में सरना लिखने से नहीं चलेगा ना। जो पूरा आरक्षण का जो सिस्टम है, जिसमें जातिगत आरक्षण है और आदिवासियों के लिए आरक्षण है, एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण है, तो अगर आप सरना लिख देंगे और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि सरना को देना है, तो आपका तो जाति प्रमाण पत्र स्वीकार ही नहीं होगा कहीं, तो आपको ये तो बेहद आरक्षण भी नहीं लोकल मिलेगा। ये बेहद जी। लोकल किस्म का मुद्दा है। मतलब जी। आपने ठीक कहा कि तो झारखंड के ये बहुत सिर्फ सारे स्थानीय, ये तो सिर्फ स्थानीय आदिवासी राजनीति करने के लिए। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे बीजेपी की, कि देखिए आपने 15 साल में पहले कम्युनिस्टों को टीएमसी ने निकाल के बाहर किया, और अब 15 साल के बाद टीएमसी का खात्मा हो गया, और आधार इसका क्या रहा? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। जो बंगाल एक सेक्युलर मिजाज का स्टेट माना जाता था, और माना जाता था कि बहुत पढ़े लिखे रैशनल लोग और बुद्धिजीवी किस्म के लोग रहते हैं, वहां भी आखिरकार टीएमसी एक तरफ हो गई, जिसको मुस्लिमों का समर्थन हासिल था, और पूरा का पूरा लगभग हिंदू समाज एक तरफ हो गया, वरना 206-7 सीटें नहीं आती बीजेपी को। झारखंड में भी क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से चारों तरफ से अब झारखंड के सीमावर्ती 5 राज्यों में जब भगवाकरण हो चुका है, मुख्यमंत्री बीजेपी के हो चुके हैं, क्या सीधा सीधा अगला टारगेट बीजेपी का झारखंड होने जा रहा है? और चूंकि बिल्कुल ये तो इनके प्लेट यहाँ में भी, सजा हुआ है। हाँ, इनके और प्लेट में सजा हुआ है। यहाँ भी देखिए बीजेपी जो पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के समय से जो उसने डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, या फिर जमाई टोला और इस तरह की घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, धीरे धीरे करते करते आखिर आप बंगाल में यही करते करते आखिरकार लोगों को समझा पाए। और जैसे जैसे चीजें होती है सांप्रदायिक आधार पर, और उनको बढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, मुझे लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2029 का है, आपको नहीं लगता कि धीरे-धीरे एक डिवीजन पैदा हो जाएगा, जो अल्पसंख्यक एक तरफ हो जाएँगे और हिंदुओं को एक तरफ करने की जो कोशिश हो रही है, उस पे ज़ोर आएगा? क्योंकि अभी तक हम लोग ये कहते रहे कि भाजपा झारखंड पर उतना ध्यान नहीं दे रही है, जितना ध्यान उसका बाकी राज्यों पर है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस दिन बीजेपी का आला कमान चाह लेगा, उस दिन ध्यान दे लेगा, और उस दिन चीज़ें यहाँ फिर ठीक हो जाएँगी। तो आपको क्या लगता है कि अब चूँकि अब तो चुनाव साढ़े 3 साल बच रहे हैं, 1.5 साल इस सरकार के लगभग निकल गए। क्या लगता है कब से हमको देखने को मिलेगा बीजेपी का यहाँ पर जो है कुछ बदलाव, या कुछ अलग तरह की रणनीति देखने को मिलेगी? अगर इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी की राजनीति, तो अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने ऑपरेशन झारखंड शुरू कर दिया है। और ये बहुत धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाते हैं अपने चीज़ों को। और विपक्ष बार बार इनकी जाल में फंस रहा है। ये विपक्ष को उस तरह से कॉर्नर कर दे रहे हैं बार बार कि वो कंसोलिडेट मतलब वो मुस्लिम एक मतलब हर विपक्षी को ये लोग मुस्लिम दल साबित करने में कामयाब हैं। और बीजेपी के मतलब दूसरे दलों के लिए भी स्ट्रेटेजी यही बना के देते हैं, और वैसे ही एग्जैक्टली यही विपक्षी दल फंस एक्ट रहे भी करते हैं। हैं। अब जी। ये जितना मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा उतना ही बीजेपी मजबूत होगी। और ये इन लोगों को समझना पड़ेगा, विपक्षी राजनीति करने वालों को ये समझना पड़ेगा कि ये अगर आपको बीजेपी को से टक्कर लेनी है तो आपको इस तरीके से सही मायनों में आपको जो है मतलब आप सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन ठीक आप भी उसी का काउंटर कर रहे होते हो। अगर वो हिंदू राजनीति की बात करती है तो आप एकदम मुस्लिम को इस तरीके से अपने गोदी में लेके घूमते हो कि वो तो चिढ़ाने वाली बात हो जाती है ना। तो जितना जी। मुस्लिम इकट्ठा होगा उसके जवाब में बंगाल जैसा ही स्थिति हो जाएगा। तो आप मुस्लिम राजनीति को स्कैटर्ड रहने दीजिए, वो भी स्कैटर्ड रहेगा। जितना आप इसको कंसोलिडेट करेंगे, अपनी तरफ लेकर के आएंगे, इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तार्किक तौर पे मुस्लिमों को तुष्टिकरण करेंगे,
तो रिटेलिएशन होगा, और वही रिटेलिएशन जो है बीजेपी की ताकत है। आप पिछले 40 साल से देख लीजिए, वो सिर्फ़ उसी खेल पे वहीं पर आपको उलझा देते हैं। बीजेपी ने बंगाल में भी वहीं पर ले जा कर के इनको उलझा दिया। धीरे-धीरे कॉर्नर करते-करते ममता बनर्जी को एक मुस्लिम नेत्री साबित कर दिया और उनको मतलब हटा दिया। अगर आप ममता बनर्जी का अगर इतिहास देखें, तो ये बीजेपी के साथ बहुत ठीक-ठाक समय इन्होंने बीजेपी के गठबंधन में बिताया है, और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने वाले ये शुरुआती नेत्रियों में रही हैं। लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, और लास्ट में देखिए उसको कहाँ ले जा करके एकदम से उल्टा करके उन्हीं का खैरख्वाह उनको बना करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये बीजेपी की टैक्टिस, जब तक ये विपक्षी नहीं समझेंगे, ऐसे ही उलझ करके फंस करके आज यही 22वां हुआ, कल यही 23वां और सारे राज्य उनके पास हो जाएंगे। यही चीजें आपको देखिए तमिलनाडु और केरल में भी दिख रही हैं कि जहां बीजेपी को पता था कि वो सीधे आ नहीं सकती है, तो वहां देखिए उसने द्रविड़ राजनीति। विजय तो उनकी टीम भी है। जिस हाँ, तो तरीके से द्रविड़ द्रविड़ राजनीति करने केजरीवाल वालों को तो उन्होंने। जी। दिल्ली में केजरीवाल इनकी बी टीम थे, उसी तरीके से विजय इस वक्त उनकी बी टीम है। क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं अभी हो सकते थे। अभी 5-10 साल में विजय किनारे कर दिए जाएंगे, और बीजेपी वहां घुस गई है। अब निश्चित मानिए कि तमिलनाडु में अब ये बीजेपी का झंडा फहरेगा। भगवा वहां पहुंच चुका है। अब इसमें किसी को शको-शुबा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बंगाल में कम्युनिस्टों को हटा कर के जो ट्रांजिशन का जो 15 साल का फेज रहा ना, एक साथ तो नहीं हो सकता था, लाल से भगवा एक बार में नहीं होता है। बीच में कुछ एक आपको ट्रांजिशन करना था, तो वही ट्रांजिशन था। वही अब ठीक ऐसा ही ट्रांजिशन तमिलनाडु में विजय के माध्यम से होने जा रहा है। ऐसा ही तो और मुझे ये अब केरल में भी दिख रहा है कि केरल में आपने केरल में उसके वामपंथियों को उखाड़ दिया। उस अब वहां घुस कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस से तो कांग्रेस चाहती है बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस रहे। बीजेपी की मंशा है कांग्रेस को मुस्लिम लीग का तमगा देने का, जिसमें लगभग जी। लगभग वो कामयाब है। कांग्रेस भी अपने तरीके से ऐसी ऐसी कोई गलती करने से मतलब उठा नहीं रखती है अपने आप को उसके उस दिए हुए तमगे को धारण करने से। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वो आपको कॉर्नर कर चुके हैं। कहाँ पे तो सिर्फ ले जाकर के आपको मुसलमानों की गोद में बैठा चुके हैं। ऐसे मत कीजिए। मुस्लिम हिंदू कीजिएगा तो संख्या ज़्यादा है, वो कभी ना कभी वो लोग कंसोलिडेट कर लेते हैं और उसको और बिगड़ने देते हैं। आप देखिए ना, बंगाल को उनने और बिगड़ने दिया। ऐसा थोड़ी था, पहले नहीं संभाल सकते थे। एकदम से बिगड़ने देते हैं कि जहाँ आपके पास एकजुट होकर के इनके साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। उस माहौल तक आपको ये मतलब उस सीमा तक माहौल को बिगड़ने देते हैं। बंगाल को इस कदर बिगड़ने दिया कि वहाँ के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा कि वो एकदम हिंदू होकर के दूसरे को बाहर ना कर दें। एक और चीज आप देखेंगे कि जैसे ममता बनर्जी भी वही शिकायत कर रही थी काफी दिन से जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि केंद्रीय सहायता पूरी नहीं मिल रही है, हमारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हाल के दिनों में एक केजरीवाल ही थे जो फ्रीबीज बांट-बांट के सत्ता से बाहर हो गए थे। दूसरी ये ममता बनर्जी है जो सत्ता में रहते हुए तमाम फ्रीबीज योजनाओं को लागू करने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गए। तो झारखंड में भी वही हो रहा है कि केंद्रीय सहायता उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है जितनी बीजेपी के शासन में मिल रही थी। और हेमंत सोरेन भी लगातार पैसे का रोना रो रहे हैं। दूसरा ये जो ट्रेजरी वाला घोटाला सामने आ गया है वो जिला दर जिला बढ़ता जा रहा है और लगता है ये पशुपालन घोटाले को तो लगभग पार कर ही जाएगा अगर सही से इसकी जांच हो कर जाए जाएगा। तो हाँ, तो ये सब भी चीजें आ रही हैं और ये सब केंद्रीय सहायताओं को लेकर भी केंद्र भी तो इन सब चीजों को देखता है कि आखिर जो पैसा जा रहा है झारखंड में या किसी और राज्य में उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर भी कि एक तरफ आप पैसे से दबाइए, दूसरी तरफ सांप्रदायिक जो चीजें हैं उन चीजों को सामने लाइए और आखिरकार जब जनता एक बार उबलती है तो सीधा-सीधा ध्रुवीकरण होता है। तो मुझे लगता है कि अब यही ऐसा होने जा रहा है झारखंड में। तो 2029 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा लेकिन कांग्रेस से रिश्ते झारखंड में कैसे रहेंगे? जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते क्या टूटेंगे? राज्यसभा का चुनाव है, चाहता है कांग्रेस की चाहत है कि एक सीट उसको मिले, जेएमएम चाहता है कि दोनों सीटें रख लें और जो समीकरण है उसमें नंबर्स नहीं होने के बावजूद ये लग रहा है कि बीजेपी अपना एक उम्मीदवार निकाल सकती है बिहार में जैसे उसने एक जीती हुई आरजेडी की सीट छीन कर दिखा दिया है। क्या लग रहा है? अगर क्योंकि ये ये मई-जून का महीना ये काफ़ी दोनों रोचक होगा। ये दोनों पार्टनर कांग्रेस और जेएमएम अगर ठीक से इसको सुलझा लें तो बीजेपी की मंशा धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन जैसे मुझे लग नहीं रहा है कि ये इतने आसानी से ये सीटों का इनका बंटवारा होगा। कायदे से हक तो इस बार का बनता है इनका, कांग्रेसियों का।
अगर इनको दे दें तो ठीक, नहीं तो वरना एक और चीज़ मुझे दिखती है कि अगर इस सीट के बंटवारे में असंतुष्ट रहे, दोनों में से कोई भी पक्ष असंतुष्ट रहा, तो क्रॉस वोटिंग होगी। और क्रॉस जी। वोटिंग में फिर बीजेपी को कैसा फ़ायदा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये अभी तो तुरंत इनकी आपस में उलझने का या उलझने का नाटक करने का मौका अभी तो राज्यसभा का चुनाव इनको देने वाला है। लेकिन उससे पहले जो एक धीमी आंच पे एक जो असंतोष कांग्रेस में जो पनप रहा है कि इनके मंत्री लगते नहीं है कि कांग्रेस के मंत्री हैं, एक आध को छोड़ दें जी। तो। अभी थोड़ी देर पहले आपने राधा किशोर जी का जिक्र किया कि वो कई दलों की यात्रा करके यहाँ पहुँचे और उनका मंत्री बनना बहुतों को पसंद लगभग नहीं। सारे दलों की यात्रा कर चुके। हाँ, लगभग सारे दल तो उनको बाकियों को पसंद हाँ। नहीं आया था। कल ही हम सब ने देखा कि उनने लगभग बगावत वाले में कल एक चिट्ठी जारी की अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफत करते हुए। तो ये सब शुभ संकेत तो नहीं है किसी भी दल के लिए कि अगर आपस में कोई अगर मनमुटाव हो तो उसको अपने दल के फोरम में आप डिस्कस कर सकते थे, लेकिन एकदम से पब्लिक डोमेन में ये लेकर के जा रहे हैं, मतलब कि मामला ज़्यादा बिगड़ चुका है। और एक जी। इतना वरिष्ठ मंत्री अगर इस तरीके से पब्लिक में जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है जो हम लोग कह रहे हैं। तो इसका पीछे इस धुआं, अगर ये धुआं है तो आग भी है कहीं ना कहीं, सो लग रहा है। उनका जो पोस्ट था मैंने भी देखा था। अभी 2 महीने पहले योगेंद्र प्रसाद, जो अम्बा प्रसाद के पिताजी हैं, पूर्व मंत्री, जी। उनको उन्होंने कांग्रेस का स्तंभ बताया था अपने पोस्ट में, राधा किशन किशोर ने। और उनको उनको कांग्रेस ने निकाला था, अभी कुछ दिन पहले निष्कासन हुआ हाँ, उनका। शासनहीनता का आरोप उन पे था। हाँ, राधा किशन किशोर भी जब मंत्री बने थे तो हम्म। कांग्रेसियों ने काफी विरोध किया था। उनका कहना था कि चुनाव के पहले टिकट लेकर आ गए, उनको इतना मंत्री नंबर 2 का मंत्री बना दिया गया सरकार में। तो कांग्रेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, एक पुरानी पार्टी है सबसे, और लोकतांत्रिक पार्टी है, तो यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई चलती है। और कोई नेता कांग्रेस का, चाहे वो प्रखंड बूथ लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, अपने ऊपर सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नेता मानता है, बाकी किसी को नेता होता ना मानता नहीं। हाँ, ऐसा ये तो उनकी हमको उनके लगता है। डीएनए में है कि मतलब उनका सिर्फ एक ही जी। नेता है, बाकी बाकी सब कार्यकर्ता मोड में ही रहते हैं, तो अपने से ऊपर कोई किसी को वहां बढ़ते देख नहीं सकता है। जी, तो और लेकिन अभी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा हुई, उस पर भी काफी सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि दो उनके दो बेटे महीने को तीन तो तीन उसमें महीने स्थान पहले। दिया गया था। हाँ, ले गलत गलत अभी नहीं एक और है। आदित्य विक्रम जायसवाल थे, पुराने कांग्रेसी, बाद में भाजपा में चले गए थे, फिर लौट के आए। उनको भी बड़ा पद दे दिया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं जो निष्क्रिय थे या उतने लायक नहीं थे, उनको पद दिया गया। तो एक अलग उबाल चल रहा है। और जब जब ऐसा होता है, हर दल के साथ होता है कि जब कमेटी जारी होती है तो असंतोष होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अ, जो चुनाव है उसमें बीजेपी की तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि सीता सोरेन उम्मीदवार हो सकती हैं। तो ये एक हेमंत सोरेन के सामने स्थिति होगी थोड़ी सी उलझन भरी, क्योंकि सीता सोरेन न सिर्फ उनकी भाभी है, बल्कि उनके बड़े भाई जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी है, 3 बार जेएमएम से विधायक रह चुकी हैं। तो एक तरफ, और दो, एक तो और आदिवासी भी है, जेएमएम आदिवासी अस्मिता की बात भी करती है, साथ में परिवार की सदस्य भी है। क्या लगता है कि अगर सीता सोरेन बीजेपी की तरफ आती है तो क्या इससे जेएमएम के अंदर क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ेगी, खास करके तब जब राज्यसभा की दूसरी सीट कांग्रेस की तरफ चली जाती है? तब तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की इजाजत, मुझे लगता है कि जेएमएम के उम्मीदवारों को, उनके विधायकों को छूट ये दी नहीं, जाएगी। यहाँ यहाँ मुझे थोड़ा-सा शक है कि ये लोग सीता सोरेन को आगे बढ़ाएँगे बीजेपी वाले। सीता सोरेन का जितना इस्तेमाल करना था ये कर चुके। अब सीता सोरेन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बीजेपी में बची नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि क्यों वो बीजेपी में है, वो क्यों नहीं अपने परिवार की पार्टी में चली जाती। क्योंकि जिस तरीके जी। से दिसोम गुरु के मृत्यु के बाद जिस तरीके से उनका परिवार एकजुट दिखा था, उस समय मुझे लगा था कि ये सीता जी चली जाएँगी अपने पैर। लेकिन नहीं गई, चलिए कोई बात नहीं, राजनीति में ये सब ठीक है। लेकिन नहीं, उन्हें वो तो राज्यसभा वो तो भेजेंगे बात इससे दूसरी मुझे थी। वो तो देखिए, परिवार की बड़ी बहू थी। और हुँ, कल्पना सोरेन, चूंकि हेमंत सोरेन की पत्नी थी, राजनीति में आई, उनसे हुँ। ज्यादा फुटेज, उनसे ज्यादा भाव, उनसे ज्यादा महत्व मिला, तो सीता सोरेन को ये नागवार गुजरा। क्योंकि परिवार की विरासत पर वो तो क्लेम ख़ैर उनका देखिए था कि भाई घर-घर की कहानी है, हाँ, मतलब तो ये घर घर की की कहानी कहानी फिर सड़क पर आ गई। सोशल मीडिया पर जितना बखेड़ा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा गया, वो सब हम लोगों ने देखा है। तो ये एक कड़वाहट है। तो हेमंत सोरेन के सामने भी एक रास्ता, चूंकि अब वे मुखिया है परिवार के भी, पार्टी के भी, तो एक पहल उनकी तरफ से भी ये साइलेंटली ही सही, पिछले दरवाजे से सही हो सकती है कि चलिए
परिवार को हम लोग कम से कम एकजुट कर लेते हैं, दलों में आना-जाना तो लगा रहता है और कभी भी भाभी आ सकती है, उनके लिए रास्ता खुला रखा जा सकता है। और खास करके तब जबकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रति थोड़ा सहानुभूति का रवैया भी है हेमंत सोरेन का, तो ऐसे में मुझे लगता बैक क्या है चैनल मुझे टॉक के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना, बैक चैनल बातचीत क्योंकि के लिए। राज्यसभा के चुनाव पर व्हिप लागू नहीं होता है। हाँ, केवल आपको अपने पोलिंग एजेंट को दिखा देना पड़ता है कि हमने किसको वोट दिया। तो अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की छूट मिल जाएगी तो सीता सोरेन अगर उम्मीदवार बनती हैं तो जीत भी सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और और आप बीजेपी के पास और भी रास्ते हैं तो फिर तब और तो मैं कांग्रेस यहाँ भी टूट आपसे तब आपसे तो पूछूँ कांग्रेस कि में भी हो सकता है क्रॉस वोटिंग, आरजेडी में भी हो सकता है। हो सकता है, जिस अगर मैं आपसे पूछूँ कि जेएमएम की तरफ से आप किसकी उम्मीदवारी देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो जो पहला नाम जो चर्चा में था, सबके सामने था, जो उनकी बहन अंजलि सोरेन का था, जो उड़ीसा में वहाँ जेएमएम की प्रभारी भी हैं। तो सबसे पहला नाम तो उन्हीं का है। दूसरा कोई वैसा नाम जो डिज़र्विंग तो कई लोग हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक को बनाएँगे तो 8-10 नाराज़ हो जाएँगे। परिवार से किसी को बनाने से कोई नाराज़ होगा भी तो खुलकर नहीं बोल पाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे सेफ ऑप्शन तो उनके पास वही है कि या तो जी, पत्नी को बना दें या फिर बहन को बना दें। मुझे आपको क्या पत्नी वाला ही मुझे विकल्प दिख रहा है, क्योंकि जिस तो तरीके से पत्नी उनको को जी, गढ़ा जा रहा है, उनकी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को, उन पे काफ़ी काम हो रहा है, जी। हम देख रहे हैं। तो अगर उनको राज्यसभा भेज दिया जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि देवरानी-जेठानी अलग-अलग खेमों से चली जाएँ। ऐसा हो तो फिर वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले सीता जी को भेजेंगे, क्योंकि देखिए, बीजेपी तो बीजेपी चौंकाने कभी वाले फैसलों के लिए जानी जाती है जानी और देखिए कि जाती है। इस बार किसी न किसी आदिवासी को भेजेंगे वो लोग क्योंकि पिछले चुनाव से हम लोग देख रहे हैं दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा ऐसे लोग गए हैं, कोई भी ट्राइबल नहीं गया है। तो इस बार बीजेपी अगर के पा कोई कुर्मी नेता चला जाए तो? नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास उस लेवल का कोई कुर्मी नेता नहीं है। लेकिन सीता सोरेन चूँकि सीनियर लीडर हैं, 3 बार विधायक रही हैं, बीजेपी में लेवल सोरेन की बात परिवार करें तो जानते हैं आनंद जी, मतलब वो हमको और आपको जो एकदम से हम लोग को राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं है ना, हमको और जी। आपको भी ना एक हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय स्तर का नेता बना सकते हैं, वो लोग हाँ, नहीं इतने वो बना चौंकाने वाले सकते हरकत हैं। करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये कहना कि कोई कुर्मी उनके पास नहीं है, अचानक से कोई कुर्मी चेहरा आएगा, और क्योंकि वहाँ उनकी जो जो दुखती रग है इस वक्त राजनीति में, झारखंड की राजनीति में उनका जो कुर्मी वाला जो सेगमेंट है ना, वो डिस्टर्ब है। और हो सकता है कि राज्यसभा का सीट पे वो किसी कुर्मी को आगे बढ़ा के उसके कद को बड़ा करना चाहेंगे, और कुर्मी सेगमेंट जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे इनका जो चलता रहा है ना, तो अब ये लगता है पेटी कॉन्ट्रैक्ट देना बंद करेंगे। तो अब मैंने कहा ना कि ये बहुत धीरे धीरे करके, अब ये 3.5 साल बचा है इनकी इनकी ऑपरेशन झारखंड इनका शुरू हो चुका है। और मुझे अभी के जो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं आदित्य साहू जी से बहुत उम्मीद है। वो उनकी जो सारे सारे धड़ों में सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी थी ना कि बहुत सारे धड़ों में यहाँ की बीजेपी बटी हुई है। ये एक ऐसे आदमी है, अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था सारे बड़े बड़े दिग्गजों को, जो कि सड़क की राजनीति लगभग बीजेपी वाले भूल से गए हैं, उनने एकदम चिलचिलाती धूप में सबको सड़क पे खड़ा करवा दिया। तो ये कुछ ना कुछ तो इशारा कर रहा है कि ये लोग अब कुछ गंभीर खेल शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर आदित्य साहू जी एकदम सटीक आदमी दिख रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, फालतूगिरी इनके पास नहीं है, बस इनकी बात सब सुनते हैं, कोई मतलब सबके साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं। तो कुछ चौंकाने वाली हरकतें जो हैं अब यहाँ शुरू हो गया, पुराने प्लेयर सब धीरे धीरे ठंडे कर दिए जाएंगे। पुराने मतलब अब नाम नाम लेके भी हम लोग कह सकते हैं, सारे वही पांच पांच पूर्व मुख्यमंत्री। अब पांच पूर्व मुख्यमंत्री अब वर्तमान में कभी मुख्यमंत्री बने इसकी संभावना कम ही दिखती है, कोई छठाएगा। तो विजय और एक तो बिल्कुल किनारे ही कर दिए गए हैं अब। रघुवर हाँ, दास को देखिए आपने, उनको बिहार चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, उनको बंगाल चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि उनका जो उत्तराधिकार है उनकी बहू ने संभाल लिया है और वो ठीक ठाक कर रही है अपना जो भी उनका जो है। और इनका सबसे लेकिन ओवर हाइप्ड इनका नेता कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जो सबसे जी ओवर हाइप्ड, जिसपे सबसे ज्यादा मौका दिया गया लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा उनका बहुत कमतर रहा,
हाँ, उनकी इंटीग्रिटी पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन परफॉर्मेंस उनका सबसे कम रहा है। अभी कल ही मैं ये देख रहा था आंकड़े प्रतिशत में, जो पिछले बार के चुनाव में, उसके पहले के चुनाव में, तो बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी थी ना एक, वो कोई हाँ, झारखंड विकास मोर्चा थे। हाँ हाँ हाँ, तो जब उनने उनको 6-7% वोट था, और जब वो बीजेपी में आ गए तो वो उनका वोट उनके साथ आया नहीं। ये बड़ी हैरानी वाली बात थी मेरे लिए कि तो फिर और आदिवासी हैं, आज तक किसी आदिवासी सीट से वो कभी नहीं खड़े हुए। उनके आदिवासी जी। होने का कभी बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं मिला, हमेशा जनरल सीट से खड़े होते हैं। तो आदिवासी वाला ब्लॉक तो करके रखा ही है, तो अब रघुवर दास जी के बाद अगर किसी को अब मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाना है, तो वो एक लगभग लगभग मुझे लगता है कि तय हो गया कि ये बाबूलाल जी भी अब मार्गदर्शक मंडल की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। हाँ, बाबूलाल मरांडी देखिए, उन्होंने जो झारखंड विकास मोर्चा बनाया था, तो वो एक सेक्युलर फोर्स थी। वो शिवसेना की जैसे हिंदुत्व वाली फोर्स नहीं थी। तो उन्होंने सेक्युलर फोर्स बनाई और तमाम ऐसे लोगों को रखा जो कि अलग अलग दलों में रह चुके थे, अच्छे नेता थे। सबा अहमद थे, जैसे आरजेडी के नेता हुआ करते थे, या बाकी लोग थे। कई मुस्लिम उम्मीदवार, 11 विधायक उन्होंने जिता लिए थे एक बार 2009 में। लेकिन फिर जब बीजेपी में आए, तो वोट बैंक चूंकि उनके साथ गया भी नहीं था। आपने जैसा कहा कि वो कोई ट्राइबल लीडर तो है नहीं। ट्राइबल घर में पैदा हुए हैं, उनका बस सरनेम इतनी सी मरांडी है, संथाल संथाल परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो आदिवासी नेता नहीं है। नेता है और जैसे कि आदिवासी है। हम जी। और आप भले आदिवासी परिवार में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम लोग उनसे कहीं ज़्यादा आदिवासी हैं, ये मेरा विश्वास है। जी। हाँ। तो अ, ये उनके साथ है। और परफॉर्मेंस आप देख लीजिए कि देखिए, एक तो किस्मत भी होती है। 2014 का पूरा चुनाव अर्जुन मुंडा ने अपने दम पर लड़ा, पार्टी को बहुमत के करीब ले आए। आजसू के साथ मिला के तो बहुमत आ भी गया, क्योंकि अलायंस उस समय नहीं हो पाया था, अलायंस था उस समय। और उसके बाद वो अपना चुनाव हार गए और रघुवर दास मुख्यमंत्री बन गए। अगर अर्जुन मुंडा अपना चुनाव जीत गए होते 2014 में, तो रघुवर दास मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो ये किस्मत भी होती है। तो बाबूलाल मरांडी बहुत तामझाम के साथ बनाए गए थे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। कड़िया मुंडा जैसे कदावर नेता को किनारे करके उनको मनाया गया था। और 2.5 साल के अंदर स्थिति ये हो गई कि उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया, या उन्होंने कहा कि हमने दे दिया, और अर्जुन मुंडा को बना दिया गया, जो कहीं सीन में नहीं थे। और अर्जुन मुंडा ने उसके बाद 3-3 सरकारें चलाई गठबंधन की। और जब एक बार, पहली बार जब बीजेपी के पास बहुमत आया, तो ऐसा बहुमत आया कि अब लगातार 2 चुनाव से बाहर चल रहे हैं। तो ये किस्मत है। रघुवर दास को बनी बनाई सत्ता मिली थी, लेकिन संभाल नहीं पाए। तो ये लेकिन बाबूलाल के साथ है कि जब जो जिस चुनाव में जा रहे हैं, उस चुनाव में हार मिल रही है। और नितिन नवीन को देख लीजिए, जब से उनको माला पहनाई गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, देखिए उन्होंने बंगाल जीत के दे दिया, बिहार में अपना शायद मुख्यमंत्री बनवा लिया। झारखंड भी उन्हीं के खाते में जाए, क्योंकि हाँ, ये उनके क्योंकि आदित्य जी उन्हीं के आदित्य साहब उन्हीं के मातहत काम कर हाँ, तो रहे हैं, तो मुझे आदित्य लगता है साहू जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है, माना जाता रहा है कि बहुत डायनामिक फिगर नहीं है, भीड़ जुटाऊ यही नेता उनकी नहीं है। मैं बताऊं यही हाँ। उनकी ताकत है कि जितने ये जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत ज़्यादा डायनामिक्स में, इतना डायनामिक्स बिगड़ गया ना पार्टी का, कि अब मतलब हम्म। एकदम से इकट्ठा करना मुश्किल। तो ऐसे ही लो प्रोफाइल आदमी पे बीजेपी दांव खेलती है, जब बहुत ज़्यादा स्टारडम का जो चक्कर हो जाता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए ऐसे ही एक बहुत कम मतलब लो प्रोफाइल नहीं, आदमी को आगे या किया उस या या तो आप बहुत प्रखर नेता हो, जैसे हिमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए, हाँ, और देखिए अभी भाजपा आलाकमान के सबसे नजदीकी नेता हैं। और जिस तरह की राजनीति बीजेपी कराना चाहती है, उनसे बिल्कुल उसी तरह की वो करते हैं। एकदम फिट पवन है, खेड़ा का एकदम पेड़ा फिट। पेड़ा बना देना हो, या वो जानते हैं सुर्खियां कैसे बटोरी जाती है, भीड़ कैसे हम्म। जुटाई जाती है। आदित्य साहू ये सब बातें नहीं जानते, लेकिन चूंकि लंबे समय से संगठन में रहे हैं, तो इंटरेक्शन जनता के साथ, मीडिया के साथ उनका उस तरह का नहीं रहा है। तो उनको लेकर लोगों को आशंकाएं थी, और ये भी था कि कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी तक जो उन्होंने किया है, वो लग रहा है कि वो सही ट्रैक में बढ़ रहे हैं। और आनंद जी, मैं बिल्कुल बताऊं, देखिए। कार्यकर्ताओं के साथ उनके संबंध जो है ना, मैं जमीनी अपने अनुभव बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ उनके संबंध बहुत ही मतलब अच्छे हैं। जो लगातार कार्यकर्ताओं की यहाँ शिकायत रही है कि हमारे नेता हमसे दूर हैं, हमारी पहुँच में नहीं है, यहाँ कोई भी कार्यकर्ता एकदम बेधड़क उन तक पहुँच जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको
जो मिलना चाहिए, जिसकी उसकी भूख रही है, वो मिल रहा है। तो इस वक़्त ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है संगठन वाला जो लो ये प्रोफ़ाइल रह देखिए, सके। ये तो झारखंडी मानस है, क्योंकि आदित्य साहू जी, मूलवासी है झारखंड के। झारखंड के लोग इस मामले में बड़े सहज सहल रहते हैं। सिर्फ देखिए, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, अभी भी है। आप अगर उन तक पहुंच जाएंगे तो फिर आपको निराशा नहीं होगी कि मैं कहाँ मिल लिए, कैसे मिल लिए, ठीक से आदमी बात नहीं करता है। लेकिन यही अगर आप रघुवर दास से मुख्यमंत्री रहते मिलते तो कहते कि हाँ हाँ, फोटो खिंचा गया ना, आप कटो, निकलो, हटो। तो ये शिकायतें होती। तो ये सब तो चूंकि झारखंड से जुड़े हुए हैं, संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और बूथ अध्यक्ष से जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया है, तो एक तो कनेक्ट बहुत अच्छा होगा, लोगों से पहचान अच्छी होगी। तो ये सब चीजें उनके साथ है। तो भाजपा का अगला निशाना झारखंड है, ऐसा हम लोग ये मान सकते हैं। और और झारखंड कभी बहुत भी जल्द बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ये जी सीधे-सीधे जी, मुझे नहीं इसीलिए समझ मुझे पता है लगता है इनकी कि पार्टी पार्टी में नहीं है इसकी वजह से। जिस दिन इनकी हाँ, पार्टी इसी में की टॉप वजह से। विकेट जब टॉप विकेट में आएगा, यहाँ ये लोग आराम से हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तब लेकिन तक आप क्या है, नक्शा वो देखेंगे मजे तो ले लेंगे। नक्शा देखेंगे तो मोतियाबिंद की तरह वो दिखाई देगा ना, हरा हरा। नहीं तो बहुत सुंदर जब चेहरा होता है ना, तो एक काला टीका लगाया जाता है। हाँ, तो यहाँ हरा ये टीका लगा के छोड़े हुए हैं। हाँ, ये 22 राज्यों में जब ये बहुत ही खूबसूरत झारखंड का ये बीजेपी के नज़रिए से देखें तो भारत अभी सबसे सुंदर स्थिति में है, चक्रवर्ती सम्राट की तरह से मोदी जी का ये दौर चल रहा है। तो उसमें एक आध हम्म। अ, जो स्पॉट जो उनके कब्जे में नहीं है, जो कि उनका होना चाहिए, मतलब झारखंड उनके हिसाब से नजरबट्टू। उनका। हाँ, वही और अभी कायदे से जो इनका नहीं है, उसमें सिर्फ 3 ही राज्य हैं जो इनका नहीं है। आप उत्तर में जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, जो इनका कभी नहीं रहा है, और नीचे आ जाइए ये तमिलनाडु और केरल, और पंजाब में भी इनने भागीदारी सत्ता में की ही हुई है। तो ये ही सिर्फ 3 बचे हैं जो इनके नहीं, और झारखंड तो इनका हमेशा से मजबूत गढ़ रहा है। ये तो सिर्फ तालमेल की राजनीति की वजह से ये ऐसा जो है, अभी 2 बार से सत्ता में नहीं है। जिस बार ये अच्छे से खेल जाएँगे, ये जीत जाएँगे। मतलब तब तक जिसको जो करना है कर लें। तो चलिए सचिन जी, हम लोगों ने काफी लंबी बातचीत कर ली है, और बहुत सब लगभग सारे पहलुओं को छू लिया हम लोगों ने इस चुनाव परिणाम पर चर्चा के बहाने। तो इस इस पूरे वीडियो का जो लब्बो लुआब जो सारांश है, वो वही है कि भाजपा का अगला निशाना झारखंड है, और वो जब चाहे यहाँ पर अपना कामकाज शुरू कर सकती है। रही बात कांग्रेस और जेएमएम के संबंधों की, तो ये एक दूसरे के लिए अभी फिलहाल तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी है। और दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि सत्ता से बाहर हो जाए, ताकि भाजपा अगले चुनाव में चली आए। तो ये चलता रहेगा अभी इनके खिलाफ, इनके बीच आपस का जो ये नूरा कुश्ती का खेल है। और राज्यसभा चुनाव में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि अभी तो कुछ चीजें साफ नहीं हुई कि उम्मीदवार कौन होगा, किसके खाते में कितनी सीट जाएगी। तो अभी इतना ही, और फिर जैसे कुछ तस्वीर साफ होती है राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो एक बार फिर हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।